हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ 16 मार्च है आज, और आज की जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है हम वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ के साथ में सैटरडे है आज, तो कुछ और इन्फॉर्मेटिव डाटा आपको मिल जाए इसके लिए मैंने आज क्या किया है, पीपीटी में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से और साथ के साथ मैपिंग का भी एक पूरा सेक्शन लिया हुआ है। जैसे इजराइल फिलिस्तीन का वॉर 5-6 महीनों से लगातार चल रहा है और अभी हर दिन न्यूज में उसके बारे में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे कि ये हमेशा न्यूज में आता रहता है कि इनके बीच में शांति वार्ता के लिए अलग अलग कंट्रीज चल रही हैं, बात कर रही हैं। साथ के साथ ये भी आता है कि इजराइल जो है वो बहुत जल्दी फलस्तीन पे फिर से अटैक करने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस वजह से ये पूरा एरिया अभी काफी टाइम से न्यूज में है और आपकी यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब पीटी 2023 का था यूपीएससी का, तो उसमें जो रशिया और यूक्रेन वाले एरिया से क्वेश्चन आपका मैपिंग का आया हुआ था, तो इसलिए आज मैंने मैपिंग का भी एक सेशन रखा है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने ये करी है कि जैसे फेमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेप हो गया, WT हो गया, इससे क्या होता है आपके हर साल यूपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन से पूछे ही जाते हैं। जैसे कि उनका हेडक्वार्टर क्या है, उनकी स्थापना कब हुई है और वो कौन कौन से फेमस रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं। तो आज क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा क्लास रहने वाला है। आज जो है न्यूज वगैरह जो जितने भी हैं वो वही सारे हैं, पॉलिटिकल पूरा माहौल अभी चल रहा है, तो वही सारी न्यूज़ हैं। एससी के लिए जो एसबीआई वाला मैटर है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मैटर है, वही सारी चीज़ें। तो पहले कुछ मिनट तो मैं क्या करूंगी, आपको हाइलाइट्स बताऊंगी और पहले कुछ मिनट मैं एजुकेटर से रिपोर्टर बन जाऊंगी। मतलब ये है कि जो भी न्यूज़ वगैरह है मैंने इसको पहले से डिटेल में चर्चा की हुई है, तो आज मैं उसको रिपीटेशन नहीं करूंगी और मैं सिर्फ बताते चलूंगी कि आज के न्यूज़पेपर में क्या हाईलाइट्स थे, ठीक है। और जो हमने जो भी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड है प्रीवियस क्लासेस में करी हुई हैं, तो आज सेम चीजें वापस से रिपीट करना कोई मतलब बनता नहीं है। हमारे लिए मेन फोकस ये वाला रहने वाला है, एक तो मैपिंग का सेशन रहेगा और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको ये 2 चीजें बहुत ही यूजफुल पीटी के पर्सपेक्टिव से चीजें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या हाईलाइट्स हैं। तो सबसे पहले एक पेपर में आया है, फ्रंट पेज पे आया है ये द हिंदू के, कि एससी आस्क व्हाई एसबीआई डिडंट गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ पोल बॉन्ड्स। अभी फिर से एसबीआई मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है पीछे पड़ गई है, हाथ धो के नहा धो के बिल्कुल पीछे पड़ गई है एसबीआई के पीछे। अभी इनके ऊपर फिर से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये कुछ चीजें कि इन्होंने पूरा डाटा नहीं दिया है। तो हम देखेंगे ये मैटर क्या है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, न्यू ईसी टेक्स चार्ज, एससी रिफ्यूज टू स्टे देयर अपॉइंटमेंट। अभी जो 2 हमने कल बात की थी कि सुखविंदर सुक्खू जी है और साथ के साथ ज्ञानेश कुमार जी है, ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ में क्या है, फिर से एक याचिका डाली गई थी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हो गया ये मामला, बहुत रिपीटेशन हो गई, अब हम इस पे कोई सुनवाई नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट हो गया है, बार बार उस चीज में अपना टांग अड़ाना सही बात लगती नहीं है, तो हम इसको नहीं सुनेंगे। एससी ने क्या कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, इस याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक, देख लेंगे क्या है न्यूज। उसके बाद थर्ड हमारा हाईलाइट है, एससी टू हियर प्लीज सीकिंग स्टे ऑन सीएए इट्स रूल ऑन मार्च 19। देखिए सीएए जब से आया हुआ है 2019 से, तब तक सबसे लेकर के उसके समय समय पर उसके खिलाफ कुछ याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं, तो उसके ऊपर पूरी सुनवाई जो है वो मार्च 19 मार्च को होने वाली है। उससे रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज है, उसको भी देख लेंगे। अगला जो हमारा हाईलाइट है, इंडिया स्ट्रांगली रिफ्यूज यूएस क्रिटिसिज्म ऑन ऑफ सीएए। यूएस जो है यूनाइटेड नेशंस है, उसने क्या किया है, ये अमेरिका जो है, माफ कीजिएगा, जो यूएस है यूनाइटेड स्टेट, उसने क्या किया है सीएए के ऊपर में इंडिया के खिलाफ में कुछ चीजें बोली हैं वहां के प्रवक्ता ने कि सीएए जो है वो एंटी इस्लाम है और वगैरह वगैरह चीजें। तो उस पर हमारे जो प्रवक्ता हैं, भारतीय प्रवक्ता जो है विदेश मंत्रालय में, उन्होंने उनको जवाब दिया है कि अगर आपको नहीं पता है इंटरनल चीजें, विभाजन के समय क्या स्थिति क्या है, अगर कोई चीज के बारे में आपको सही से नहीं पता हो तो उस पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो वही जवाब है जो इंडिया ने स्ट्रांगली क्या किया है, जवाब दिया है, उसके बारे में ये छोटी सी न्यूज है। अगला हमारा हाईलाइट क्या है, ईसी टू अनाउंस शेड्यूल्ड फॉर लोकसभा पोल। कल ही हमने बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिटेल बोली है ये कि 16 मार्च 17 मार्च से क्या होगा, आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, चाहे डेट वगैरह आ जाएंगी कि लोकसभा चुनाव कब से होने लग ही जाए। आचार संहिता क्या है, सेम रिपीटेड जो न्यूज है ना इलेक्शन वाले, अब उससे भी हम बोर हो चुके हैं। तो कुछ नया आएगा, अच्छा मुद्दा आएगा पेपर में हमारे काम के लिए, तो ठीक है, आचार संहिता वगैरह लगेगी, वो भी देख लेंगे। अगला है, मैनी टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर वर अंडर स्कैनर ऑफ
ईडी, ये जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डाटा कल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें जो चीजें आई हैं उसमें ये निकल के आया है कि कई ऐसे जो कंपनियां हैं, कई ऐसी फर्म्स हैं, उन्होंने डोनेशन किया है जिनके ऊपर कभी ना कभी ईडी की रेड पड़ी, कभी आईडी की रेड, आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी रेड पड़ी। तब जब जब उनके ऊपर रेड पड़ी है तब तब उन्होंने चंदा दिया है या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। ऐसे रिलेटेड कुछ न्यूज आई हुई है तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगला है इंडिया वूज टेस्ला बाय स्लैशिंग। तो ये जो टेस्ला कंपनी जो है हमारे यहाँ पे क्या करने वाली है, हमारे यहाँ पे अपना प्लांट लगाने वाली है। टेस्ला अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, आपको पता होगा पिछले साल से ये न्यूज आई हुई थी। तो अब क्या किया इंडिया ने, इंपोर्ट ड्यूटी को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 15% कर दिया है। पहले ये 70 से 100% लगता था, जो ड्यूटी है, जो टैक्स है बोलना चाहिए, टैरिफ एक तरीके से, वो अब क्या हो गया है 15% हो गया है। तो इसके क्या वे फॉरवर्ड चीजें होंगी, क्या इसके फायदे होंगे, इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। फिर जैसा हमने बताया था कि ये जो न्यूज़ थी वो क्या है, आपकी जानकारी के लिए जरूरी थी, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं जो आज मैंने ऐड करवाया है पीपीटी में। क्या क्या है, एक तो मैपिंग वाला हम पूरा देखेंगे, इजराइल और पैलेस्टीन वाला एरिया देखेंगे, मेडिटेरेनियन सी, इजराइल की सीमा किस किन देशों से लगती है, मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से देश लगते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मैपिंग से। और उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो WTO हो गया, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है, यूनेप है। तो ये कुछ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कल संडे है तो कल भी एडिटोरियल और आर्टिकल्स कम रहेंगे, तो वहां पर भी हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कल कर लेंगे, 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हम आज कर लेंगे। तो क्या होगा, पीटी आपका पास में आ रहा है तो आपको एक रिवीजन भी होता चलेगा साथ के साथ। मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको ध्यान में रख के आपको ये सारा रिवीजन करवाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। उसके पहले ये 72% सब्सक्राइबर्स जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम इतना हर दिन मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड कराने के लिए, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है आज की ताजा खबर। ताजा खबर यह है कि SC आस्क व्हाई SBI डिडंट गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ पोल बॉन्ड। देखिए अभी अभी जो है SBI ने डांट सुन के अपना काम किया था, इलेक्शन कमीशन को क्या किया था, 2 लिफाफे में बंद करके डाटा दिया था। एक में क्या था कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और एक में था कि किस पार्टी को मिला है। 2 लिफाफे ये दिए गए थे, ठीक है। ये पूरा जो है जो EC है उसने अपने पोर्टल पे डाला ये पूरा सारा डाटा। पोर्टल पे डालने के बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको देखा, बोला अरे हमने जो बोला था उसको अभी भी SBI ने फॉलो नहीं किया, पूरा डाटा तो दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो पूरी लिफाफा था उसमें ये था कि किस व्यक्ति ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड, दूसरा लिफाफा ये था कि किस पार्टी को चंदा मिला। जो मेन बात था, जिस उद्देश्य से ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की बात की गई थी, वो उद्देश्य ये था कि किस पार्टी ने किस पार्टी को किस व्यक्ति ने चंदा दिया और कितना चंदा दिया, ये जानना मेन उद्देश्य था, ताकि लोगों में एक ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को पता चले भाई कि क्या चल क्या रहा है, इंटरनल मामला है ना। उससे क्या पता चलेगा कि अगर किसी पार्टी को किसी उद्योगपति ने पैसा दिया है तो बाद में फिर उसको टेंडर वगैरह मिला है कि नहीं, ये सारी चीजें पता चलेंगी, तभी तो जनता सही व्यक्ति को वोट दे पाएगी। तो उद्देश्य ये था जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने का। लेकिन क्या किया SBI ने, यहाँ पर खेल गई अपना स्मार्टनेस दिखाते हुए। SBI ने क्या किया, केवल व्यक्तियों का डाटा दे दिया, इन्होंने खरीदा है, और केवल पार्टियों का डाटा दे दिया कि इन पार्टी को इतना मिला है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक स्पेशल कोड होता है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब जारी किया जाता है, खरीदा जाता है, तो इसके ऊपर एक कोड होता है। सपोज मान लीजिए कि उस कोड पे लिखा हो ABCD ऐसा करके कुछ एक कोड लिखा होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कोड ये खरीदता है, इस कोड का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, और जब वो किसी भी अन्य SBI की ब्रांच में जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या करता है, सबमिट करता है और दूसरी पार्टियां उसको भुनाती है, तो कोड सेम होने पर ही पता चल पाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने क्या किया है, उस पार्टी को चंदा दिया है। तो ये पूरी जो डिटेलिंग कैसे पता चलती है, जब इलेक्टोरल कोड, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो ये कोड दिया होता है, इससे मैच किया जाता है कि हाँ ये वाला कोड, इस कोड से इलेक्टोरल बॉन्ड इस व्यक्ति ने, A व्यक्ति ने खरीदा और B पार्टी को दिया, ये दोनों जो इलेक्टोरल बॉन्ड है सेम है, इनका कोड सेम है, मतलब इस व्यक्ति ने इस पार्टी को चंदा दिया है, ठीक है। तो ये पूरा जानने का उद्देश्य था इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का। लेकिन SBI ने वो कोड ही नहीं बताया, सिर्फ नाम दे दिया
नाम दे दिया कि इस व्यक्ति ने खरीदा, इस डेट को खरीदा, इतना पैसे का बॉन्ड खरीदा, और फिर ये दूसरे लिफाफे में दे दिया पार्टी का नाम कि इस पार्टी को मिला और इतना मिला। कोड है ही नहीं कहीं पर। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार, बोला है कि जब हमने आपको बोला था आप डाटा मैच मत कराइए बस, लेकिन आप डाटा दे दीजिए पूरा, तो आपने कोड क्यों नहीं दिया। तो ये पूरा मुद्दा है। इसके ऊपर फिर से एसबीआई को क्या है, अब टाइम लिमिट दी जाएगी कि जल्दी से जल्दी उसको दीजिए, ताकि 18-19 तारीख तक फिर से इलेक्शन कमीशन उसको क्या करेगी, फिर से अपने पोर्टल पे डालेगी। तो ये पूरा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हाथ धो के पड़ गई है इस इलेक्शन में, तो छोड़ने वाली नहीं है वो किसी भी पार्टी को, चाहे ये किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करे, इनको बताना ही पड़ेगा कि अंदर की बात क्या थी, इनको बताना ही पड़ेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किससे इन्होंने लिए, कितने पैसे लिए। तो ये पूरा मुद्दा था। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज ये है कि न्यू इलेक्शन जो कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपना चार्ज ले लिया है। ठीक है, 2 कमिश्नर्स कौन थे, एक तो थे ये सुखविंदर सिंह संधू जी और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो इन दोनों ने क्या है, चार्ज ले लिया है इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, चार्ज जब इन्होंने लिया तो फिर से एडीआर जो है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, मैंने इसको कई बार बताया हुआ है कि जब भी लोकतंत्र की बात आती है, पारदर्शिता की बात आती है, तो ये क्या करते हैं, याचिका लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो अपॉइंटमेंट है इतना तेजी से किया गया है, 1 दिन के अंदर अंदर ये अपॉइंटमेंट कर लिया गया। जो इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, अधीर रंजन चौधरी जी थे, लोकसभा से जो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बोला कि मैंने इन दोनों के नाम को रिकमेंड ही नहीं किया था, मैंने इन दोनों के नाम पे आपत्ति जताई थी, पर मेरी सुनी नहीं गई। सुनी क्यों नहीं गई, क्योंकि कमेटी में कितने लोग थे, ये बार बार बता चुकी हूं मैं कि कमेटी में होते हैं कितने, 3 लोग। उन 3 में से तो एक तो पीएम ही हो गए, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और तीसरे कौन है, पीएम के द्वारा ही चुने गए एक कैबिनेट मंत्री। तो जब ये 2 लोग ही आपस में मिल जाएंगे, एक ही पार्टी के लोग, तो क्या करेंगे, ये अपनी ही सुनेंगे ना, क्यों पड़ोसी की सुनेंगे। जब एक परिवार के 2 लोग हैं तो अपनी ही सुनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनको जिनको बैठाना था उन्होंने बैठा दिया। ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं और ये जो सुखविंदर सिंह संधू जी हैं, ये दोनों क्या हैं, अभी इनमें से एक जो है उनका कार्यकाल तुरंत ही खत्म हुआ था 1 आध महीने पहले। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो लोकपाल जो हैं वर्तमान में, उनके ये सचिव रह चुके थे। तो ये पूरा मुद्दा आया कि ऐसे लोगों को ही क्यों आप प्रशासनिक सेवा में ऐसे ऊंचे पदों पर बैठा रहे हो जो ऑलरेडी पहले से किसी पद पे है। क्या आपके पास लोगों की कमी हो गई है, क्या आपके पास प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, या कुछ ऐसा फेवर देने वाली चीज चल रही है। तो इसको लेकर के पूरा मामला गया था, एडीआर ने इसके खिलाफ याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया सुनने से। बोला कि भाई रोज रोज इतने सारे काम है हमारे पास में, और ये इलेक्शन कमिश्नर जो पहले ही हमने चर्चा की हुई है, आर्टिकल 329 क्या कहता है कि कोई भी चुनाव आयोग से रिलेटेड मैटर में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप बार बार नहीं करेगा। ठीक है, बार बार क्या करेगा नहीं, जब तक कि वो बहुत मुद्दा हाईलाइटेड ना हो जाए, संवैधानिक ढांचे से रिलेटेड कोई मुद्दा ना आ जाए। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है, बोला कि ठीक है, उनकी नियुक्तियां भी ठीक है, अब उनको काम करने दो भाई, इलेक्शन का टाइम है, इतना सारा ऑलरेडी प्रेशर है, क्यों फालतू में उनको भी परेशान कर रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है। चलिए अगला जो है, अगली जो न्यूज है वो है कि SC टू हियर प्लीज सिकिंग स्टे ऑन CAA। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट है, क्यों, क्योंकि ये जो है पूरे देश की आंतरिक व्यवस्था को इफेक्ट कर सकता है। जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, जो अभी रूल बन के 2024 का रूल बन करके लागू हुआ है। तो ये पूरा मुद्दा ऐसा है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जगह जगह इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें क्या हो सकती हैं, क्षति हो सकती है ना। जगह जगह पे अगर धरना प्रदर्शन, आगजनी वाली चीजें आ गई तो बहुत ही क्या है, नुकसान होगा हमारे देश को। इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसको सुनना तो पड़ता ही है। 2019 से लेकर के अब तक इसके खिलाफ में बहुत सारी याचिकाएं डाली गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको ही सुनने वाला है। डेट क्या रखी गई है, डेट रखी गई है 19 मार्च को, यानी कि 19 मार्च को CAA के ऊपर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। और अगर उनको कुछ चीजें इलीगल लगेंगी, भेदभाव वाली चीज लगेगी, जैसे कि उसमें मेंशन है कि 6 समुदाय हैं, उसमें मुस्लिम नहीं है, सिर्फ 3 ही कंट्रीज के लोग हैं, शरणार्थी हैं, तो ये सारी चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट को चीजें खराब लगेंगी तो वो क्या करेगा, CAA के ऊपर क्या लगा देगा, स्टे लगा देगा, है ना। तो इसलिए ये जो न्यूज आई हुई है, जब 19 मार्च को ये पूरा सुनवाई होगी तो फिर इससे रिलेटेड चीजें आएंगी, फिर हम वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। अब अगला जो है हमारा न्यूज ये है कि इंडिया स्ट्रांगली रिवर्स US क्रिटिसिज्म ऑन CAA। जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो CAA है,
हम उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अगर कहीं से भी हमें लगेगा कि ये एंटी इस्लाम है, क्योंकि उसमें इस्लाम वाले किसी भी ग्रुप को शामिल नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको कठोर शब्दों में निंदा करेंगे और ये सही नहीं है, मानवाधिकारों का हनन वगैरह वगैरह जो हमेशा जो अमेरिका है वो करता रहता है। तो उसके ऊपर जो हमारे इंडिया के प्रवक्ता हैं उन्होंने इसका जवाब देते हुए बोला है कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता हैं, इंटरनल चीज़ें आपको पता नहीं है कि कैसे विभाजन हुआ, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं 3 कंट्रीज़ में, किस हालातों में वो रह रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ आए हैं तो उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अंदर की बात आप पूरी डिटेल से आपने तो जानी नहीं और फिर आपने टीका टिप्पणी कर दी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उसी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल इशू है, लेकिन क्या जागरूकता के लिए ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। अगला है ईसी टू अनाउंस शेड्यूल फॉर लोकसभा पोल। ये भी जान लीजिए भाई, मतदान जिसको जिसको देना है, जो वयस्क हैं, तो अपने मतों का प्रयोग तो आपको करना ही चाहिए। तो जो आज है वो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए डेट वगैरह और सारी चीज़ें अब बहुत जल्दी आ जाएंगे, आचार संहिता वगैरह पर भी काम चीज हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगला जो है मैनी टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स वर अंडर स्कैनर ऑफ ईडी और आईटी। देखिए मैंने शुरू में बोला था कि जो ये पूरा मामला क्या है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस भी पार्टी ने खरीदे हैं, वो ये ऐसे लोग हैं, जिस भी व्यक्ति ने खरीदे हैं, जिस भी कंपनी ने खरीदे हैं, उन पर कभी ना कभी ईडी की रेड पड़ी है या कभी आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। जब जब रेड पड़ी है तब तब जाके, जैसे कि हमने कल बताया था कि एक गैम्बलिंग कंपनी जो है ना, 22 फॉर्म्स थी ना, टोटल 22 फॉर्म्स ने क्या किया है, 100 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया है। कल हमने ये डिस्कस किया था, उसमें एक गैम्बलिंग कंपनी है। ठीक है, गैम्बलिंग यानी कि वही जुआ सट्टेबाजी से रिलेटेड। इस कंपनी के ऊपर इसके पास इतना पैसा है, जब जब इसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, लगभग 3-4 बार इन 5 सालों में इस पर रेड पड़ी है, और जब जब रेड पड़ी है इस कंपनी ने करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तो ये पूरा मुद्दा है कि क्या इस ईडी का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज गवर्नमेंट ने ये चंदा इकट्ठा करने के लिए ही तो यूज नहीं किया, क्योंकि हमने देखा पिछले 2-4 सालों में बहुत ज्यादा क्या हुआ, ईडी की रेड पड़ी, मतलब हर दिन कहीं ना कहीं ईडी पहुंच जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इनके पास और तो कुछ काम ही नहीं है, मतलब इतनी खाली बैठी हुई है, इनको डाटा कहाँ से इतना मिल रहा है, हर दिन ईडी की रेड कहीं ना कहीं पड़ी है ना। तो अब ये पूरा मुद्दा इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि जब जब ईडी की या आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी तब तब उन व्यक्तियों ने क्या किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये देखकर लगता है कि गवर्नमेंट ने ये ईडी या फिर आईटी डिपार्टमेंट जैसी संस्थाओं का जो प्रयोग है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा इकट्ठा करने के लिए किया है। तो देखिए, जब अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एसबीआई को और भी डिटेलिंग में अपना डाटा जारी करने के लिए, जब वो डाटा रिलीज होगा फिर और पूरा बवाल होना है। तो ये पूरा मैटर अभी चलता रहेगा, एक नागरिक की तरह आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं। चलिए, ये हमारी अगली न्यूज है, इंडिया वोट्स टेस्ला बाय क्या है, स्लैशिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ईवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अभी 15% की ड्यूटी लगने वाली है, जो पहले कितनी लग रही थी, 70 से 100% लग रही थी, अब वो ड्यूटी को घटा करके कर दिया गया है 15%। तो कहाँ 70 से 100% और अब आ गया 15% पे। आज पूरी कायनात चाहती नहीं है कि आपको क्लास डिलीवर हो, इसलिए बार बार टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए क्लास भी आज की डिले हो रही है, लेकिन हमने भी ठान लिया है कि क्लास तो आपको प्रोवाइड करवा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने, क्या है पूरा मुद्दा कि टेस्ला जो कंपनी है वो इंडिया में क्या करने वाली है, अपना प्लांट लगाने वाली है। अब टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। अगले 3 सालों में क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि अगले 3 सालों में 25% जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसका पूरा योगदान करने वाली है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी है वो 15% कम कर, मतलब 15% कर दी गई है घटा करके। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इसको आप अपने जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाले सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं, इसको कोट कर सकते हैं कि इस तरीके के जब कोई भी एक्शंस होते हैं, अगर किसी विदेशी कंपनी को अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्यूटी को इतना घटा दिया गया, इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ आकर के ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। सो दैट क्या होगा, हमारे यहाँ ही चीजें बनेंगी तो क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह से हम बच जाएंगे, और हमारे यहाँ चीजें बनेंगी तो यहाँ पर इंडिया में जो है वो लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार भी प्रोवाइड होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, सिर्फ किसी कंपनी को फायदा देना उद्देश्य नहीं होता है इन सब तरह की चीजों का।
इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि हमारे देश में रोजगार भी सृजन होगा, निवेश भी बहुत बढ़ेगा और भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हमारे इंडिया में शेयरिंग होगी, क्योंकि टेस्ला जाहिर सी बात है अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करेगी, इंडिया के साथ शेयर करेगी और फिर जब यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर देगी तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स वगैरह पे खर्च होगा, तो इकोनॉमी को एक अच्छा पुश मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें होती हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हमारी इकोनॉमी को कैसे और अच्छा एक पुश दिया जाए, एक अच्छा बढ़ावा दिया जाए। इसमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उसमें क्या होने वाला है, लगभग 500 मिलियन डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और जो कि जो घरेलू वैल्यूज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसको 25% तक क्या कर देगा, बढ़ा के 25% तक में बढ़ा देगा, पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा मैटर है, ये जो भी न्यूज है उससे हमारे लिए काम की चीज ये थी कि इस तरीके की चीजों को आप अपने आंसर राइटिंग में जब कोट कर देते हो कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या इकोनॉमी के मामले में क्या डेवलपमेंट कर रही है सरकार, तो इस तरीके के आप अपने एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे कि ये आप डाल सकते हो कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को इंडिया में आकर के ड्यूटीज में उनको जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज होती है, उसमें कुछ छूट दे करके, टैक्स वगैरह में रियायत दे करके हम अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घरेलू उद्योगों को अपने यहाँ पे और साथ के साथ रोजगार को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है। चलिए अब अगला, जैसे हमने बताया था हमारे हाइलाइट्स में कि अब क्या है, ये तो सारी आज की न्यूज हुई, जो भी ओवरव्यू था जानना जरूरी था आपके लिए, उतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको पता रहे क्या चल रहा है इंडिया में। अब जो है हमारा मेन कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या है, जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे हमेशा यूपीएससी में आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि कब वो फॉर्मेशन हुआ, उसका हेडक्वार्टर क्या है और वो किस तरीके की रिपोर्ट्स निकालता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं आपसे। आपने जब भी पीवाईक्यू वगैरह देखा होगा, एक दो क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये एनवायरमेंट के ऊपर हो गए, चाहे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये समय समय पर हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट निकालते रहते हैं, भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति बताते होते हैं। तो ये जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आज जो आर्टिकल्स कम थे इस वजह से हमने इसको रखा है, साथ के साथ एक मैपिंग रखा है। कल संडे है, कल भी आर्टिकल नहीं होगा, एडिटोरियल भी नहीं होता है, तो कल भी हम क्या करेंगे, कुछ और दो चार जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको कल हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम कुछ 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं, कल फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर करेंगे। इस तरीके से जिस दिन न्यूज कम आएगी, एडिटोरियल कम आएगी, उस दिन हम अपना तरफ से वैल्यू एडिशन करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है पीटी के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं अपने पीपीटी में ऐड करती रहूंगी आपको। तो हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए अगर आप यहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम यूनेप के बारे में। यूनेप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, ये बताता है कि भारत में या चाहे विश्व में क्या अभी स्थिति है, टेम्परेचर को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के क्या स्थिति है और कैसे इसमें सुधार करना चाहिए। तो क्या बोलता है, एक पेरिस समझौता है, उसके तहत इसको पूरा क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। और जो पेरिस समझौता आया था ये COP25 से रिलेटेड, COP15 से रिलेटेड था, जिसमें ये COP21 से रिलेटेड था, जिसमें ये सारी चीजें बोली गई थी कि जो टेम्परेचर है उसको 1.5 तक लाके रखना चाहिए, यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लाना हमारे लिए एक सही क्या होगी, रणनीति होगी। अगर इससे टेम्परेचर और बढ़ता है तो मानव जीवन जो है वो संकट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई भी फेमस कॉप वगैरह होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में COP28 हुआ, चाहे जो COP29 वगैरह जो भी और होने वाली हैं, तो इन सब में बात सब घुमा फिरा के यही की जाती है कि टेम्परेचर को क्या करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2 के बीच में रखना है। ऐसे तो आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन ये रखी गई है कि 1.5 तक ला के रखिए, और नहीं भी हो रहा है तो कम से कम 1-2 के बीच में रहना चाहिए ये। तो ये जो है यूनेप है, इसी सारी चीजों के ऊपर अपना क्या करता है, जो भी पर्यावरण पे, जलवायु परिवर्तन पे जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उसके लिए टाइम पे रिपोर्ट्स अपनी जारी करता रहता है। और इसने बोला है कि 2030 तक उत्सर्जन में 28 से 42% की पर्याप्त कटौती करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या करेंगे, रीच कर पाएंगे। तो यूनेप जो है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है, उसके बारे में हमने जाना कि ये क्या करता है, पर्यावरण से संबंधित क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट्स जारी करता है। और इसने क्या रिकमेंड किया है कि 2030 तक क्या करना है, 28 से 42% जो है उत्सर्जन को, ये एक एमिशन गैप इंडेक्स निकालता है, रिपोर्ट निकालता है। तो उसमें बोला है कि जो भी ये CO2 का उत्सर्जन है ना, इसको
29 तक क्या करना है, 28 से 42% तक की उसमें कटौती करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस टेम्परेचर को रीच कर पाएंगे। तो आपसे कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेप क्या है और वो किस तरीके के काम करता है, साथ के साथ उसने क्या रिकमेंड किया है। इस तरीके के आपसे क्या हुए स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब यूनेप के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो ये 5 जून 1972 को इसको स्थापित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आने वाली ये एक एजेंसी है जो क्या करती है, वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करती है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में सारी चीजें लाती है। तो ये क्या है, स्थापना 5 जून 1972। अब ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चन और क्या बनते हैं, हेडक्वार्टर की, उनके हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबी, केन्या। केन्या के नैरोबी में क्या है, हेडक्वार्टर है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उत्सर्जन वाली जो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट लेकर आती है यूनेप, तो वैसे ही और भी कई सारे रिपोर्ट्स लेकर आती है। कई बार आपसे रिपोर्ट दे के नाम पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जारी करती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो यूनेप है वो उत्सर्जन अंतर यानी कि यही है एमिशन गैप रिपोर्ट जो है उसको लागू करती है, रिलीज करती है। तो ईजी एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनेप, ठीक है। उसके बाद में अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, ठीक है, ये भी यूनेप जारी करती है। इसके बाद वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ये वैश्विक ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये भी जो है कौन जारी करता है, ये भी यूनेप ही जारी करता है। और ये सब कुछ फेमस रिपोर्ट्स हैं जो टाइम टाइम पे आते रहते हैं। और दूसरा मुद्दा ये कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन आज के डेट में हॉट टॉपिक है कंसर्न का, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न हमारा यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम करें, साथ के साथ में जीवन को कैसे बचाया जाए उसके ऊपर ध्यान देने के लिए सारी चीजें चलती हैं। तो यूनेप की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हुई, पहली तो हुई उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यानी कि एमिशन गैप रिपोर्ट, साथ के साथ हुई अनुकूलन अंतर रिपोर्ट। उसके बाद आया आपका वैश्विक पर्यावरण आउटलुक। उसके बाद एक फ्रंटियर्स और स्वस्थ ग्रहों में निवेश के लिए भी एक रिपोर्ट जो है वो यूनेप जारी करती है। ऊपर के जो 3 है ये ज्यादा पूछे जाते हैं कई बार आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यूनेप के बारे में ये पूरी जानकारी है। अब हम चलते हैं एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। ये हमेशा कई बार आपने सुना होगा न्यूज में कि ये लोन बांटते रहते हैं, पैसा बांटते रहते हैं। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस आया था पिछले साल ही, तो आईएमएफ ने बहुत बड़े लेवल पे श्रीलंका को भी क्या किया था, लोन दिया था, या क्या कहना चाहिए एक तरीके से डेट दिया था। तो वो आईएमएफ जो है हमेशा साल भर न्यूज में रहता है और कभी ना कभी किसी न किसी देश को जिसको जरूरत है उसको चंदा देता रहता है। तो आईएमएफ के बारे में जानते हैं कि आईएमएफ क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये, ठीक है, जो क्या काम करता है, वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने का काम करता है। देखिए, तो आर्थिक विकास साथ के साथ वित्तीय स्थिरता यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। श्रीलंका में क्या हुआ, वित्तीय स्थिरता का ही तो सारा मामला था कि राष्ट्रपति के घर पे जाके आम जनता वहां पर बेड पे उनके सो रही है, डाइनिंग टेबल पे खा रही है, मतलब बहुत क्या हुआ था वहां पर, क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। तो उसी के लिए क्या करती है, वित्तीय स्थिरता लाने के लिए आईएमएफ लोन वगैरह देती रहती है, ठीक है। साथ के साथ उद्देश्य इनका क्या होता है कि जो भी विश्व में गरीबी है उसको कम किया जाए। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1945 में एक ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। ये बहुत आपसे इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किस संस्था की स्थापना हुई है, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई है। इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई है, अभी हम उसको आगे देखेंगे। तो 1945 में आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुई है। इसका लक्ष्य वही सारी चीजें हैं। प्राथमिक लक्ष्य क्या है, आर्थिक विकास करना, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें। जो भी गंभीर मुद्रा संकट से जूझ रहे हैं जो भी देश, उनको ये ऋण देता है। अब इनकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है आईएमएफ, तो सबसे पहला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता, जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हर साल आती है और ये आपसे एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में पीवाईक्यू आपने देखा होगा तो यहाँ पर पूछा गया है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट कौन कौन सी है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा है विश्व आर्थिक आउटलुक, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये भी जो है आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और ये इनकी रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 रिपोर्ट कौन कौन सी हुई, वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ध्यान रखिए कि
कि आईएमएफ क्या एक तरीके का वित्तीय संगठन है ना, जो लोन दे रहा है, वित्त के मामले में हेल्प कर रहा है, तो जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनकी वित्त से संबंधित होंगी। तो पहली रिपोर्ट कौन कौन सी है? पहला तो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरी है विश्व आर्थिक आउटलुक। तो आपको ध्यान में ये रहना है कि अगर अर्थव्यवस्था से आर्थिक मामला आया या वित्तीय स्थिरता का मामला आया तो वो जारी कौन करेगा? आईएमएफ जारी करेगा। ठीक है, अब अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ को यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी अभी कल परसों की न्यूज में ये ट्रिप्स से रिलेटेड एक मामला आया था। डब्ल्यूटीओ की 13वीं कुछ बैठक हुई थी अजरबैजान वगैरह में, तो वहां पर ये अबू धाबी में हुई थी। तो ये जो बैठक हुई थी उसमें ये मामला चला कि देखिए कई देश ऐसे हैं जो गरीब देश हैं, उनको कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए ये बोला गया था कि जिन अमीर देशों ने वैक्सीनेशन बनाया है वो फॉर्मूला उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब देशों को शेयर कर देना चाहिए, ताकि गरीब देश क्या करे, अपने यहाँ पे जो है वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को बनाए और अपने यहाँ पे लोगों को सस्ते दामों पे उन चीजों को प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, एक विश्व लेवल पे टैरिफ वाली चीज होती है ना, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी देश ने, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए मैंने अगर कोई नया फॉर्मूला इजाद किया है, मैंने कोई ऐसी चीज बनाई है जो देश के लिए या पूरे विश्व के लिए काम की है बहुत ज्यादा, तो मैं उसको लिए क्या करती हूँ, मैं अपना पेटेंट ले लेती हूँ कि मैंने ये चीज बनाई है, ये मेरा इन्वेंशन है, तो मुझे इसका राइट मिलना चाहिए और विदाउट माय परमिशन कोई भी उसको यूज नहीं कर पाएगा, है ना। पेटेंट वाली एक चीज होती है। तो ये जो ट्रिप्स होता है वो यही काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला होता है इसमें, है ना, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित चीजें होती हैं, बौद्धिक संपदा पर आधारित जो भी पेटेंट वगैरह वाली चीजें होती हैं, तो ये ट्रिप्स देखता है। तो डब्ल्यूटीओ की बैठक में इस ट्रिप्स पर बोला गया था, इसको बोला गया था कि ये किया जाए कि जो भी पेटेंट, जो फॉर्मूले हैं कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, उसको क्या है, गरीब देशों को दे देना चाहिए, सो दैट गरीब देश अपने यहाँ पे क्या करे, वैक्सीनेशन बनाए। लेकिन मामला कुछ काम आया नहीं, किसी भी देश ने, विकासशील देश को किसी भी विकसित देश ने ये देने से मना कर दिया। तो इसलिए हम डब्ल्यूटीओ को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है आपसे, अगर कोविड वैक्सीन इतनी बड़ी महामारी थी उससे रिलेटेड कोई न्यूज आई है और डब्ल्यूटीओ में स्ट्रिप्स को लेकर के बहुत सारी चीजें हुई है, तो डब्ल्यूटीओ आपसे पूछ ले। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आईएमएफ की स्थापना किससे हुई है, ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुई है 1945 में। उसी ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत डब्ल्यूटीओ की भी स्थापना हुई है। तो मैंने जब उसको बताया तभी मैंने बताया कि ब्रेटन वुड सम्मेलन से दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, कौन कौन सी, एक तो बनी है आपकी आईएमएफ और दूसरी बनी है कौन सी, डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा। साथ के साथ में ये कब बनी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में, जब बहुत सारी हानि हुई थी, बहुत सारी क्षति हुई थी सैनिकों की, वित्त वगैरह की, तब जाकर के उस समय में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाने का दिमाग में आया था। ठीक है, तो ये जो ब्रेटन वुड सम्मेलन है ये 1945 में स्थापित हुआ है। आईएमएफ के साथ साथ डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, इसके साथ साथ इसी में क्या हुई, विश्व बैंक की भी स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किन दो ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई है, तो ध्यान में रखिएगा आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, साथ के साथ में विश्व बैंक की भी स्थापना हुई है। ये रहा पूरा मुद्दा। अब देख लेते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई। तो 1947 में जिनेवा में 23 देशों के द्वारा एक हस्ताक्षर किया गया था। उसमें सबसे पहले जब डब्ल्यूटीओ बनी थी तो उसका प्रारंभिक नाम डब्ल्यूटीओ नहीं था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तब उसका नाम था GATT, गेट बोला जाता था इसको। और इसमें 1995 में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके WTO किया गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि WTO का नाम में परिवर्तन कब किया गया, तो 1995 में किया गया। उससे पहले किस नाम से जाना जाता था, GATT के नाम से जाना जाता था 1948 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछ सकता है, प्रश्न बन सकता है। बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इस गेट के अंदर क्या है, एक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें क्या करते हैं, वही सारी चीजें, मुद्दा जो है वो ट्रेड से रिलेटेड, बहुपक्षीय व्यापार से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, एक देश को दूसरे देश से सहायता लेनी हो या देनी हो, जो भी व्यापार से संबंधित मुद्दे हैं वो इस गेट के थ्रू, और जो अब हो गया है 1995 में WTO, तो WTO के थ्रू क्या किए जाते हैं, संभाले जाते हैं या सुलह कराई जाती है। ठीक है, अब हमने जब पढ़ा आईएमएफ ब्रेटन वुड के बारे में, तो आईएमएफ पढ़ा, फिर WTO पढ़ा, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि उसी के तहत विश्व बैंक की भी स्थापना हुई है। तो ऐसे लिंक कर करके चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, कोई चीज चर्चा में होती है तो उसकी हिस्ट्री में जाके या उससे लिंक किया हुआ कोई चीज रहता है तो यूपीएससी में वो पूछ लिया जाता है ना। तो आपसे
विश्व बैंक के बारे में भी पूछा जा सकता है। विश्व बैंक भी क्या करता है, एक तरीके से लोन वगैरह देने का काम करता है, ठीक है। तो 1944 में आईएमएफ के साथ इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो आईबीआरडी है उसने मिलकर के क्या किया था, विश्व बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। तो आईएमएफ के साथ में आईएमएफ प्लस किसने किसने, आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है, जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसने मिल करके क्या किया था, विश्व बैंक की स्थापना की थी। कब की थी, 1944 में की थी, ठीक है। और ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी सदस्य कितने लोग हैं, तो 189 इसमें सदस्य देश हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। जब आपसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है तो एक पॉइंट ये भी ऐड किया जाता है कि भारत उसका सदस्य है कि नहीं है। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे, अगर आप उसके नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात तो ये है कि सारे जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक जगह आपका एक कॉपी में आप नोट्स बना लीजिए। उसमें शामिल क्या क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी स्थापना कब हुई है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और भारत उसका सदस्य है कि नहीं है, साथ के साथ में वो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। ये कुछ 4-5 फैक्ट का एक आपके पास नोट्स होने चाहिए। अभी एग्जाम पास में आ रहा है तो ये सारी चीजें आपको करके रखनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी जारी की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स है कौन कौन सी है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, दूसरी है डूइंग बिजनेस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये वर्ल्ड बैंक ही निकालता था, अब इसने अपना काम बंद कर दिया है, अब ये रिपोर्ट नहीं आती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें क्या होता था, बहुत सारे जो इनके आंकड़े आते थे उसके ऊपर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था जब भी आता था। इंडिया की रैंक तो इसमें बहुत गिराई जाती थी और इंडिया हमेशा हर साल दर साल अच्छा प्रोग्रेस कर रही है डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को ईज करने के लिए, उसका चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हो, चाहे और अन्य भी कहीं पे लगाना है उद्योग, ये सारी चीजों के लिए रियायतें बढ़ती जा रही है इंडिया में, अगर आप नियमों की बात करेंगे तो। और उसके बावजूद भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है, इंडिया की रैंक खराब आती थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे देशों के क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि ये रिपोर्ट सही से जारी करते नहीं है, तो इसको बंद कर दिया गया। तो जो वर्ल्ड बैंक है कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। साथ के साथ इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक, उसके बाद आता है पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट, साथ के साथ में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। एक बार याद करने से या एक बार देख लेने से याद नहीं होने वाला है। मैंने जैसे बताया कि एक जगह नोट्स बना लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक जगह लिख लीजिए 4-5 पेज में, और उसके बाद उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, दिमाग में चीजें बैठेंगी। तो ये रहे आज के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। कल हम फिर से 2-4 और ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से उसको हम देख लेंगे। फिलहाल हमने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि मैपिंग का आज एक सेशन रखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्लैक सी से रिलेटेड मैपिंग वगैरह देखी थी, आज हम इजराइल वाला एरिया लेकर आए हैं। इससे आपने देखा होगा कि हमेशा क्वेश्चन बनता है और ये तो बहुत फेवरेट है, जैसे कि ये पूछा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से कंट्रीज लगती हैं कि नहीं लगती हैं। हमेशा ऑप्शन में एक जॉर्डन रहता है और बाकी ये सारी कंट्रीज रहती हैं। फिर अगर आपको पता है कि जॉर्डन तो इधर आता है तो फिर आप उसको जॉर्डन को इरेज करके या निकाल करके आप क्या करते हैं, आंसर तक पहुंच जाते हैं कि मेडिटेरेनियन सी से जॉर्डन टच नहीं होता। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो मेडिटेरेनियन सी से टच होते हैं। और इजराइल को हमने क्यों देखा है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए हमने ये पूरा एरिया लिया है, ठीक है। उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि इजराइल और पैलेस्टीन का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो देखिए सबसे पहले जो ये पूरा एरिया है ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था। ये जो आपको पूरा ये एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था। इसको क्या किया 1947 में, 46 के बाद से क्या किया, इजराइल ने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया, ठीक है। वहां के कुछ स्थानों को क्या किया, धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया। तो देखिए पहले ये जो ग्रीन दिख रहा है ये पूरा पैलेस्टीन था, ठीक है। वहां पर फिर क्या किया, इजराइल ने क्या किया, अपना धीरे धीरे ये व्हाइट व्हाइट जो चीजें दिख रही है छोटे छोटे जो है, इजराइल ने वहां पर अधिग्रहण करना शुरू किया पैलेस्टीन के एरिया में। ये 1946 से शुरुआत हुई, ठीक है। अब यहाँ पर एक संगठन है, इस्लाम संगठन पैलेस्टीन में, हमास और जो इजराइल के यहूदी हैं, इनके बीच में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अभी आपने 5-6 महीने देखा था, 5-6 महीने पहले कि हमास ने क्या किया था इजराइल के ऊपर, जिस दिन उनका एक धार्मिक दिन होता है, उस दिन जब वो लोग सारे प्रेयर में मगन थे इजराइल के लोग, उस समय हमास ने क्या किया था, अटैक कर दिया था, ठीक है।
तब से ये पूरा मामला चल रहा है। तो ये पूरा एरिया पैलेस्टीन वाला था। 1946 में क्या किया, इजराइल ने यहाँ पर अधिग्रहण करना धीरे धीरे शुरू किया और फिर ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। 47 में ये चीजें क्या हुई, इतना पूरा एरिया पे इजराइल ने कैप्चर कर लिया, पैलेस्टीन वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा कम होता गया और लास्ट में अब क्या बचा है, मात्र इतना ही ये पैलेस्टीन वाला हिस्सा बच गया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक पैलेस्टीन का एरिया है, बाकी इतने, बाकी पूरे एरिया पे क्या है 2012 तक की कंडीशन में क्या है, इजराइल ने कैप्चर कर लिया है। अब इन्हीं बची खुची जगह, ये जो जगह बच गई हैं, यहाँ पर ही अब कैप्चर करने के लिए इजराइल क्या कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है हमास और पैलेस्टीन के। तो ये सारा पूरा मुद्दा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं ये एक दूसरे पे। तो कॉन्फ्लिक्ट वाला मुद्दा तो ये रहा, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए मैपिंग का यहां से बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि मेडिटेरेनियन सी से लगता है इजराइल। इजराइल की सीमा कहां से लगती है, मेडिटेरेनियन सी से। अब मेडिटेरेनियन सी में जो पैलेस्टीन वाला एरिया कौन कौन सा है, तो ये रहा गाजा, जो गाजा पट्टी अब बार बार न्यूज में सुनते रहते हैं। तो ये जो गाजा है, ये आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये गाजा वाला एरिया है, ठीक है, ये पैलेस्टीन का एरिया है। यहाँ पर है आपका गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स की भी पूछी जाती है कि गोलन हाइट्स की क्या जियोग्राफिकल स्टेटस है। तो गोलन हाइट्स यहाँ पर रहा, ये भी आपका पैलेस्टीन वाला एरिया है, वेस्ट बैंक वाला एरिया बोला जाता है, और ये है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है, ये भी पैलेस्टीन का एरिया है। बाकी ये पूरा एरिया जो है वो किसका है, इजराइल का है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए फिलहाल में कि क्या फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला एरिया है या गोलन हाइट्स है और वेस्ट बैंक है मेडिटेरेनियन सी से लगता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सिर्फ गाजा पट्टी जो है फिलिस्तीन का वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है। बाकी वेस्ट बैंक क्या है, लैंडलॉक है, लैंडलॉक है तीन तरफ से, इधर में डेड सी है, तो वेस्ट बैंक जो है वो डेड सी से लगता है, लेकिन मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगता है वेस्ट बैंक। साथ के साथ गोलन हाइट्स कहां पर है, तो ये सीरिया और लेबनान के पास में इजराइल वाला हिस्सा है। देखिए ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है वो लेबनान का है, इधर पूरा आपका सीरिया आ गया, तो यहाँ पर गोलन हाइट्स है। आप जो है मैप जब देखते हैं तो जो भी स्थान आप देखते हैं उसको आप अपने माइंड में जो क्या करना चाहिए, उसको फिट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके माइंड में एक पिक्चर बनना चाहिए कि हाँ आपने ये चीज देखी, तब जाके वो चीजें आपको याद रहती हैं। और आपको मैपिंग क्या है, एक दिन में कोई नहीं सिखा सकता, ना आप सीख सकते हैं उसको, डेली डेली आपको देखना पड़ता है। डेली 5-10 मिनट आपको मैप का एक सेक्शन, एक एरिया देखना चाहिए। जब आप इसको 1-8 महीने तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप क्या होता है, हर जगह से आप वाकिफ होते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो 1-2 चीजें एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा पहले कि मेडिटेरेनियन सी से फिलिस्तीन का गाजा लगता है और यहाँ पर वेस्ट बैंक है, ऊपर में आपका कौन सा है, गोलन हाइट्स है। मैंने एक डेड सी बताया, तो यहाँ पर डेड सी है जो कि वेस्ट बैंक के साथ सीमा लगती है। अब हम ओवरऑल मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से देश, कौन कौन सी कंट्रीज लगती है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेडिटेरेनियन सी से कौन लग रहा है, यहाँ पर लेबनान की सीमा लग रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लग रहा है पूरा इजराइल की सीमा लग रही है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर इजिप्ट है, ठीक है। मिस्र जो है जिसको बोला जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो कंट्री है वो है। तो यहाँ पर नीचे आपको इजिप्ट दिख रहा है, साथ के साथ इधर इजराइल है, यहाँ पर आपका लीबिया है। तो ये सारे जो देश हैं उसकी सीमा किससे लगती है, मेडिटेरेनियन सी से। अब जॉर्डन के बारे में हमेशा पूछा जाता है जब आपको दिया जाता है मैपिंग में, तो ये रहता है ऑप्शन में कि जॉर्डन भी मेडिटेरेनियन सी से लगता है क्या, तो नहीं, जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगता। देखिए कहाँ लग रहा है, इसके बीच में क्या आ गया, इजराइल आ गया, तो जॉर्डन तो इधर आ गया ना, तो मेडिटेरेनियन सी से जॉर्डन नहीं लगता है। बाकी लेबनान, सीरिया, लेबनान और इजराइल और इजिप्ट, ये सब चीजें लगती हैं मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य जो सागर है उससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर है कि अन्य कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी से लगती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी वगैरह में। ये एरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यापार की दृष्टि से मेडिटेरेनियन सी का बहुत महत्व है। लास्ट क्लास में मैंने जब ब्लैक सी वाला एरिया बताया था तो मैंने बताया था कि रशिया को अगर मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस लेना होता है तो वो ब्लैक सी के थ्रू होके जाता है। और मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस क्यों लेना है, क्योंकि विश्व व्यापार के रास्ते खोलता है ये मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से देश लगते हैं, तो देखिए आप नॉर्थ की साइड में देखेंगे तो ये जो यूरोप की जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर हुआ आपका इटली,
ये हुआ आपका फ्रांस, ये हुआ स्पेन, ठीक है। तो ये यूरोप के देश हैं जो मेडिटेरेनियन सी से लग रहे हैं। उसके बाद अब जब आप पूर्व की साइड में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखेंगे, तो आपको कौन मिलेगा? टर्की। टर्की जो है वो यूनिक मतलब डुअल कॉन्टिनेंट वाला एरिया है ना, इसका जो है आधा क्षेत्र एशिया में भी है, आधा क्षेत्र यूरोप में भी है। तो टर्की जो है किससे किससे सीमा साझा करता है? वो भी मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा करता है, और ऊपर में ब्लैक सी से भी टर्की टच होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए मेडिटेरेनियन सी का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उस साइड में, वहां पर फ्रांस, स्पेन और इटली हैं, ये आपके यूरोप के 3 देश हैं। साथ के साथ में इधर से आपको टर्की लग रहा है। यहाँ पे और अन्य भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि ये हो गया स्लोवेनिया, हो गया क्रोएशिया, हो गया बोस्निया, हो गया मॉन्टेनिग्रो, हो गया ये अल्बानिया और ये ग्रीस। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर एड्रियाटिक सी है और ये आपका आयोनियन सी है। ये सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे हैं? मेडिटेरेनियन सी में मिल रहे हैं, ठीक है। तो याद में रखिएगा ये सारी कंट्रीज। उसके बाद में इधर जब आप ईस्ट की साइड में देखेंगे मेडिटेरेनियन सी के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीरिया। देखिए फिर यहाँ पर ये है इजराइल, ये है लेबनान। तो जब मैंने अभी मैप कराया तो आपको मैंने बताया कि मेडिटेरेनियन सी से इधर के जो वेस्ट एशिया वाले देश हैं उनसे कौन कौन से देश लग रहे हैं? ये आपका सीरिया हो गया, ये आपका लेबनान हो गया, ये आपका इजराइल हो गया। देखिए नीचे यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट यानी कि मिस्र, उसके बाद लीबिया, साथ के साथ अल्जीरिया, यहाँ पर है ट्यूनीशिया और ये है मोरक्को। तो आपको क्या करना है? इन सारी चीजों को माइंड में तो बसाना ही बसाना है, साथ के साथ आपको एक जगह कॉपी में भी कहीं पे लिख लेना है कि कौन कौन से देश मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं, ठीक है। और बार बार आपको मैप में भी जाके ये चीजें देखनी है। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यूरोप के स्पेन, फ्रांस, इटली, बाकी ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, ये सारे कहाँ हैं? कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो रहे हैं। साथ के साथ इधर को टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, नीचे देखेंगे तो इजिप्ट है, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये अफ्रीकन देश हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से सीमा साझा करते हैं, भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड सी, ये ही रेड सी है जहां से होकर के जो पूरा आपका एशिया का व्यापार करने का रास्ता खुलता है। यूरोप के साथ एशिया का व्यापार यहीं से रेड सी से होकर के जाता है। तो वही सेम मैप है यहाँ पर। ये मेडिटेरेनियन सी, ये हुआ अल्जीरिया, ये हुआ ट्यूनीशिया, और ज्यादा जूम करके दिखाने के लिए यहाँ पे लगाई गई है। ट्यूनीशिया हो गया आपका, मोरक्को हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा इटली वगैरह मिल जाएगा, ये रहा इटली, ये रहा फ्रांस, ये रहा स्पेन, जो मैंने वहां पर चीजें बताई। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या है पूरा, और मैपिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम इसको लेके आते रहेंगे। जिस दिन भी आर्टिकल कम रहेगा या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रहेंगी न्यूज़पेपर में, वहां उस दिन हम ये करेंगे वैल्यू एडिशन के रूप में। हम इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं उनको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले दिन भर दिन प्रतिदिन आपके लिए अच्छा काम करते रहने का, ठीक है। और ये रहा हमारा चैनल नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।